हे गाइस, गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करेंगे टॉपिक रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से प्रकाश का परावर्तन। तो चलिए आप लोग हेडिंग डालेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट फ्रॉम स्फेरिकल मिरर। ठीक है, हम इससे पहले वाले लेक्चर में क्या पढ़े, प्लेन मिरर और उसके प्रॉपर्टीज को। आज से हम स्टडी करेंगे किसको, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लेकिन किससे, फ्रॉम स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण से। तो स्टडी करने से पहले हम जाने स्फेरिकल मिरर क्या है और उसे कैसे बनाया गया। तो स्फेरिकल मतलब होता है गोलीय, और गोलीय दर्पण बनाने के लिए क्या किया गया, कांच का एक गोला लिया गया। ध्यान दीजिए, हम बता चुके हैं कि पूर्णतः रिफ्लेक्शन कौन दिखाता है, ग्लास आपका दिखाता है, कांच दिखाता है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन तब दिखाता है जब उसका एक सरफेस क्या किया हुआ रहता है, कलई किया हुआ रहता है। ठीक है, पूर्णतः रिफ्लेक्शन कांच क्यों दिखाता है, क्योंकि कांच परफेक्टली प्लेन सरफेस होता है, और जो परफेक्टली प्लेन सरफेस होता है, जो पूर्णतः समतल सतह होता है, वो किरणों को क्या करता है, पूर्णतः परावर्तित करता है, और वो प्रॉपर्टी केवल आपके कांच में होता है। ठीक है, जिस कारण कि जब हम दर्पण बनाते हैं तो उसके सामने जब हम खड़े होते हैं तो हमारा स्पष्ट इमेज उस दर्पण में क्या होता है, दिखाई देता है। तो हम प्लेन मिरर बना लिए, उसके प्रॉपर्टीज को देख लिए। अब हम चले कि क्या प्लेन को अगर हम गोलीय कर दें, अगर प्लेन मिरर को हम गोलीय कर दें, मतलब गोलीय दर्पण बनाएं, तो उसका प्रॉपर्टीज में क्या चेंज होता है। तो बनाने के लिए उन्होंने क्या किया, जो स्फेरिकल मिरर का बनाना था, तो एक गोला लिए कांच का, उस कांच के गोले को काट कर उसके एक भाग को लिए। आप समझते चलिए, अब जैसे देखिए प्लास्टिक का बॉल होता है, अंदर से खाली होता है, उसको आप काटोगे तो कटोरा टाइप का मिलेगा आपको। बिल्कुल उसी तरह से कांच का एक गोला लिया गया और उसके पार्ट को काटा गया। तो काटोगे तो इस तरह से मिलेगा, एक आंतरिक सतह उसका होगा, एक बाहरी सतह उसका होगा। तो जो आंतरिक सतह और बाहरी सतह मिला, तो चूंकि दर्पण बनाना था तो अभी तो हम कांच को एक काट कर पाट लिए, अब दर्पण बनाना था तो उसके सतह को क्या करना था, कलई। तो काट कर उसके किसी एक सतह को, या तो बाहर वाले सतह को या तो अंदर वाले सतह को क्या किया गया, कलई किया गया, और उसे क्या नाम दिया गया, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण कैसे बनाए, किसी एक गोला को, एक पार्ट को काट कर उसके एक सतह को क्या किया गया, कलई किया गया। तो जो दर्पण बना उस दर्पण को क्या कहा गया, गोलीय दर्पण। तो पहले हम डिफाइन करते हैं गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर। तो क्या लिखेंगे, गोलीय दर्पण किसी खोखले गोले का क्या होता है, एक भाग होता है जिसका कोई एक सतह क्या किया जाता है, कलई, क्योंकि दर्पण के लिए हमको सतह को कलई करना है। अगर कलई नहीं करेंगे तो प्रकाश की किरणें आर पार हो जाएंगी और वो रिफ्लेक्शन नहीं दिखाएगा, क्योंकि रिफ्लेक्शन मतलब होता है किरणों का उसी माध्यम में लौट जाना। और लौटता कब है, जब हम कांच के किसी एक सरफेस को पिघले हुए मेटल से, पिघले हुए धातु से क्या करते हैं, पॉलिश्ड कर देते हैं, कलई कर देते हैं। ठीक है, तो जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वही किरणों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, जिसका कोई एक सतह को क्या कर देंगे, कलई, एक सतह कलई किया होता है। चलिए क्या हम लिए, एक पूरा गोला ले लिए। अब इस गोले को काट कर इसका एक पार्ट ले लिए। तो ये जो पार्ट लिए हम, ये किस टाइप का दिखेगा, कटोरे टाइप का। ठीक है, इसका ये सेंटर हुआ और उसके कोई एक भाग को, या तो आंतरिक भाग को
या तो बाहरी भाग को क्या कर दिया गया कलई, तो ये जो बना आपका ये क्या बन गया, गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण बनाने के लिए कांच का एक गोला लेंगे, उसके एक कैसा गोला लेंगे, खोखला, उसके एक पार्ट को काटकर किसी एक सरफेस को क्या कर देंगे, कलई। तो चूंकि जब गोलीय दर्पण बनाया जा रहा था तो उसके दो पार्ट थे, एक अंदर वाला सतह था और उसके एक बाहर वाला सतह था। तो कलई किया गया तो एक बार बाहर कलई किया गया और एक बार अंदर कलई किया गया। तो जब बाहर कलई किया जा रहा था, अब देखो ये गोला का एक पार्ट लिए, इस तरह का कटोरा टाइप का दिखेगा ये नहीं, और उसके बाहरी सतह को जब कलई किया गया तो परावर्तन कौन सा सतह दिखाएगा, अंदर वाला सतह। तो इस दर्पण को नाम दिया गया अवतल दर्पण। ठीक है, क्यों? क्योंकि इस दर्पण में देखिए बाहरी सतह कलई है, तो जो परावर्तन होगा, जो आपका परावर्तन दिखाएगा वो कौन दिखाएगा, अंदर वाला सतह। तो जो परावर्तन अंदर वाला सतह दिखा रहा था तो कहा गया कि इसका परावर्तक तल अंदर की ओर है और उसी से नाम दे दिया गया इसका अवतल। अवतल को तोड़िए तो अ से अंदर, व से परावर्तक तल, यानी वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर हो। याद ध्यान रखना आपको कि जो आप दर्पण बना रहे हो तो उसका एक भाग कलई होगा, किधर कलई है तो बाहर, तो उसका परावर्तक तल अंदर है। तो अ से अंदर, अ से अवतल होता है, मतलब जिसका परावर्तक तल अंदर हो उस दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। इसी तरह जब बाहर कलई किया गया तो फिर एक बार उसको किधर कलई किया गया, अंदर की ओर। तो अब देखिए जब उसके अंदर सतह को कलई किया गया तो परावर्तक तल किधर हो गया बाबू। अब देखो कलई के तरफ वस्तु रखोगे दिखाई नहीं देगा, मतलब परावर्तन किधर से होगा, अंदर वाले भाग से नहीं बल्कि बाहर वाले भाग से। तो जब बाहर वाले भाग से परावर्तन हो रहा था, किधर वाले से हो रहा था, बाहरी सतह से, उभरे हुए सतह से, तो उससे इसका नाम पड़ गया उत्तल। तो दर्पण दो प्रकार के, किसके अनुसार, जब हम इसको क्या कर रहे थे, कलई कर रहे थे। तो जब हम कलई करते हैं तो दर्पण दो प्रकार का, एक जब हम बाहर कलई करते हैं तो परावर्तक तल अंदर होता है तो उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, और जब हम कलई अंदर की सतह को करते हैं तो परावर्तक तल उभरा हुआ दिखता है और उससे उत्तल, उससे उभरा। ध्यान रखना आपको, जिसका परावर्तक तल उभरा हो उसे उत्तल दर्पण कहेंगे और जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो उसे हम क्या कहेंगे, अवतल दर्पण। तो गोलीय दर्पण कितने प्रकार के हो गए, दो प्रकार के, एक अवतल और दूसरा उत्तल। तो चलिए हम आगे चलते हैं और उसके प्रॉपर्टीज को फिर देखेंगे, अवतल और उत्तल की। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला अवतल दर्पण, अवतल का ही एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण। ध्यान देते चलना है, अवतल का ही एक और नाम है अभिसारी दर्पण। बताएंगे क्यों इसको अभिसारी कहा गया। कॉनकेव मिरर या कन्वर्जिंग मिरर। इसी तरह दूसरा जो दर्पण बना वो था आपका उत्तल दर्पण। उत्तल का ही एक और नाम है अपसारी दर्पण। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स मिरर या डाइवर्जिंग मिरर। तो गोलीय दर्पण दो प्रकार के, एक अवतल और दूसरा उत्तल। अवतल का एक और नाम है अभिसारी और उत्तल का एक और नाम है अपसारी। अभिसारी और अपसारी क्या है, हम आप लोगों को पढ़ाए हैं
कि इसमें प्रकाश पुंज जब आप लोग को बताया गया था तो उसमें बताया गया था कि प्रकाश पुंज 3 प्रकार के, एक अभिसारी, दूसरा अपसारी और तीसरा समानांतर। अभिसारी में क्या होता था कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश की किरणें दर्पण या लेंस पर आपतित हो और वो किरणों को एक बिंदु पर आकर मिला दे, मतलब जब किरणें किसी एक बिंदु पर इकट्ठा हो जाए, किसी एक बिंदु पर आकर मिल जाए, तो वो कहलाता है अभिसारी। अभिसारी मतलब होता है अभिसरित करना, एक बिंदु पर आकर सबको मिलाना। जबकि उत्तल दर्पण को क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण। क्यों इसे अपसारी कहते हैं? क्योंकि जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरणों को आपतित कराया गया तो ये किरणों को क्या करता था? फैलाता था। अपसारी मतलब हम बताए भी थे आप लोग को, जो किरणों को क्या करे? फैला दे। तो जब उत्तल दर्पण पर प्रकाश की किरण आपतित होती है तो वो किरणों को क्या करता है? फैला देता है, जिस कारण उस दर्पण को क्या कहा जाता है? उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण। तो अपसारी मतलब फैलना, अभिसारी मतलब मिलना। तो जो किरणों को एक बिंदु पर मिलाए वो अभिसारी होगा, जो किरणों को फैला दे वो दर्पण कहलाएगा अपसारी। तो क्या किया गया? जब गोलीय दर्पण बनाया गया, उसके बाहरी सतह को कलई किया गया तो परावर्तक तल अंदर हो गया। जब इस पर प्रकाश की किरण आपतित करा रही थी तो ये किरणों को क्या कर रहा था? एक बिंदु पर मिला रहा था। तो कहा गया कि अवतल दर्पण किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, तो इस दर्पण को क्या कहा गया? अभिसारी। जब उत्तल दर्पण बनाया गया, कैसे बनाया गया उत्तल दर्पण? गोला लिया गया, गोला के एक पार्ट को काटा गया और काट के इसके आंतरिक सतह को क्या किया गया? कलई किया गया। जब आंतरिक कलई किया हुआ था तो प्रकाश की किरण जब आपतित कराया गया उसके सतह पर, तो वो क्या कर रहा था? किरणों को फैला दे रहा था। जब फैला रहा था तो इन किरणों को क्या कहा गया? अपसारी किरणें। और इस दर्पण का नाम क्या पड़ गया? अपसारी दर्पण। तो चलिए हम लोग चलते हैं, पहला अवतल दर्पण, फिर उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण या अभिसारी, हम लोग ज्यादा ध्यान रखेंगे। अवतल दर्पण क्या है? अभिसारी है। यही प्रॉपर्टी इसको आगे बताएगा, इसकी इमेज फॉर्मेशन को। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसे कॉनकेव या क्या कहते हैं? कन्वर्जिंग मिरर कहते हैं। बताइए कॉनकेव कैसे बनाया गया? कॉनकेव, केव मतलब होता है कैविटी टाइप का, ठीक है, यानी परावर्तक तल क्या है? कैविटी में है। कैविटी मतलब अंदर की ओर है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर और बाहरी सतह क्या किया हुआ रहे? कलई किया रहे, उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। या और कह सकते हो वैसा दर्पण जैसे गोला आप इसका पूरा बनाएंगे, गोला का एक भाग था तो इसका सेंटर किधर की ओर है? जिधर की ओर परावर्तक तल है। तो हम दो तरह से इसे डिफाइन कर सकते हैं। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर और बाहरी सतह कलई किया हुआ हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल की ओर केंद्र हो, ध्यान दीजिए, जिसके परावर्तक तल केंद्र की ओर हो उसे हम क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। हम दोनों तरह से डिफाइन करेंगे। वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो तथा बाहरी सतह कलई किया हुआ हो, अवतल दर्पण कहलाता है। या और क्या डेफिनेशन दे सकते हैं? क्या बताया? ये था बाहरी सतह कलई किए,
अगर इसको पूरा गोला हम बनाए तो इसका परावर्तक तल किधर होगा, जिधर की ओर केंद्र है, केंद्र की ओर इसका परावर्तक तल होगा। तो अवतल डिफाइन और कर सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल केंद्र की ओर हो उसे भी क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण। तो और क्या कहेंगे, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल केंद्र की ओर हो उसे अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, दे दिए। ये पूरा गोला था आपका, इस गोले को काट लिए हम लोग और काट के इसके एक भाग को लिए। अब चूंकि दर्पण बनाना था और वो कैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर की ओर हो या जिसका परावर्तक तल केंद्र की ओर हो, तो ये गोला का केंद्र था तो परावर्तक तल केंद्र की ओर रहेगा। तो किस सतह को हम कलई कर देंगे, बाहरी सतह को। तो ये बन गया आपका अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण। ठीक है, तो अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल अंदर हो या अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल केंद्र की ओर हो, उस दर्पण को क्या कहा जाता है, अवतल दर्पण कहा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे चलते हैं, इसी में नोट लिखाते हैं हम लोग। देखिए नोट, अवतल दर्पण को और क्या कहा जाता है, अभिसारी। क्यों अभिसारी कहा जाता है, क्योंकि जब इस पे किरणों को आपतित कराया गया, हम लिखेंगे अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहा जाता है, क्योंकि यह किरणों को एक बिंदु पर क्या करती है, अभिसरित करती है, मिलाती है। ठीक है, फिगर देख लीजिए इसका। ये आपका अवतल दर्पण जिसका परावर्तक तल क्या है, अंदर, और बाहरी सतह क्या है, कलई। ठीक है, इस पे जब प्रकाश की किरणों को क्या किया गया, आपतित कराया गया, तो ये क्या किया, बोलिए, किरणें आपतित हुई तो वो परावर्तित होंगी। यह परावर्तित करा रहा था, परावर्तित हुआ और परावर्तित होकर इसी एक बिंदु पर मिला, इसलिए इस दर्पण को क्या कहा गया, क्या कहा गया, अभिसारी दर्पण कहा गया। क्लियर हो रहा है ना सबका? ठीक है, ध्यान दीजिए। अवतल दर्पण जिसका हम लोग क्या बनाए, पहले अवतल दर्पण बनाए। कैसे बनाए अवतल दर्पण, परावर्तक तल अंदर रखे, बाहरी सतह को कलई किए, क्योंकि दर्पण बनाने के लिए एक सतह कलई रहेगा। ध्यान रखना आप लोग को कि दर्पण के लिए एक सतह हमको क्या करना है, कलई करना है। तो या तो बाहर या तो अंदर। जब बाहर को कलई किए अंदर हुआ तो उसे नाम दिया अवतल दर्पण। इसका क्या प्रॉपर्टी था, तो ये अभिसारी की तरह काम कर रहा था, मतलब ये जो भी किरणें इस पर आपतित होती थी उन सभी किरणों को किसी एक बिंदु पर क्या करता था, मिलाता था। इसलिए इस दर्पण को क्या कहा गया, अवतल या अभिसारी। एक नाम और हम देंगे, ध्यान दीजिए। चूंकि ये किरणों को पूर्णतः किसी एक बिंदु पर मिलाता था, इसलिए इस दर्पण को और कहा गया रियल मिरर, वास्तविक दर्पण। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक में क्या करता है, किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है। तो अवतल दर्पण को अभिसारी या वास्तविक दर्पण कहेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये वास्तविक में किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर मिलाता है। ध्यान रखना है। ठीक है, इसी पर हम फिर बताएंगे आपको साइन कन्वेंशन कि जो अभिसारी रहता है उसका साइन क्या होता है, मतलब चिन्ह कैसे दिखते हैं, प्लस माइनस, वस्तु दूरी, प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी का साइन हम कैसे देखते हैं।
देते हैं। तो उसके लिए आपको ध्यान रखना है कि किरणों को ये अभिसरित करता है, किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, इसलिए अवतल को और क्या कहते हैं हम, वास्तविक दर्पण, अभिसारी दर्पण कहते हैं। चलिए सेकंड देखते हैं। और एक चीज जरा समझ लीजिए इसमें नोट, देखिए ये किरणों को एक बिंदु पर मिलाता है, तो इसका प्रॉपर्टी कैसा हो गया, वास्तविक, मतलब अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक। आपको ध्यान रखना है, अवतल दर्पण वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनाता है, वास्तविक। केवल काल्पनिक प्रतिबिंब वो बनाता है जब वस्तु उसके फोकस के पहले होता है। पहले ध्यान रखना है, अवतल अब वास्तविक दर्पण है तो ये सारा प्रतिबिंब बनाएगा वास्तविक। आपको ध्यान रखना, जो भी दर्पण या लेंस अभिसारी होते हैं वो सारे कंडीशन में इमेज वास्तविक बनाते हैं, लेकिन एक स्थिति उसका होता है जब वो काल्पनिक बनाता है, और वो स्थिति होता है जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले होता है। देखिए यहाँ किरणें समानांतर इस पर आपतित हुई और यहाँ जाकर फोकस की। अब तो हम कहेंगे कि यहाँ से उसका कैसा इमेज बनना शुरू होगा, वास्तविक। सारे कंडीशन में ये वास्तविक बनाएगा। ध्यान रखना, जो भी दर्पण या लेंस अभिसारी प्रकृति के होंगे उसका जो नेचर होगा वो कैसा होगा, वास्तविक होगा, लेकिन वो एक स्थिति में काल्पनिक बनाएगा जब ऑब्जेक्ट को, जब वस्तु को उसके फोकस के पहले रखेंगे। हम फोकस डिफाइन करेंगे क्या है, लेकिन ध्यान रखना है आपको कि अभिसारी दर्पण जो होता है वो प्रतिबिंब वास्तविक बनाना शुरू करता है। कहाँ से, फोकस से। फोकस पर रखिए या फोकस के बाद कहीं भी रख दीजिए, वो कैसा इमेज बनाएगा, वास्तविक। ध्यान रखना, दम क्लियर रखिए आप लोग, ठीक है। फोकस वो बिंदु है जहां से अभिसारी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाना शुरू करता है। फोकस क्या है, वो बिंदु है जहां से अभिसारी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब बनाना शुरू करता है। ये वो बिंदु है जहां से वास्तविक प्रतिबिंब बनना प्रारंभ होगा। अगर इसके पहले वस्तु रखिएगा तो वो कैसा बनाएगा, काल्पनिक। लेकिन यहाँ रखिए या इसके बाद कहीं भी रख दीजिए, डॉट 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 आप इनफाइनाइट तक कहीं भी रख दीजिए तो वो कैसा बनाएगा, वास्तविक। तो जो अभिसारी नेचर के होते हैं, चाहे दर्पण हो या लेंस हो, उसका नेचर वास्तविक होता है। वो सारे कंडीशन में वास्तविक बनाएगा, लेकिन कंडीशन होना चाहिए कि प्रतिबिंब जो बने वो फोकस या फोकस के बाद बने, तब वास्तविक बनेगा। लेकिन फोकस के पहले आप रख दोगे तो वो क्या बना देगा, काल्पनिक। क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की प्रारंभिक दूरी या प्रारंभिक बिंदु क्या होता है, फोकस होता है। तो जब आप कह रहे हैं कि वास्तविक बनाना है तो कहाँ से रख सकते हो आप, फोकस पर रख सकते हो या फोकस के बाद। लेकिन ऑब्जेक्ट को अगर आप फोकस के पहले रख दिए तो ये बेचारा कहेगा कि हमारा प्रारंभिक बिंदु फोकस था और आप रख दिए फोकस के पहले, तो हम वास्तविक नहीं बना सकते हैं, और वो कैसा बना देगा, उसका काल्पनिक बना देगा। क्लियर है। जो दर्पण अभिसारी वो वास्तविक नेचर का, इसलिए उसे वास्तविक दर्पण कहते हैं। वो सारे कंडीशन में वास्तविक बनाता है, लेकिन वो वास्तविक तभी नहीं बना पाएगा जब वस्तु फोकस के पहले होगा। क्यों? क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनने की प्रारंभिक बिंदु कौन होता है, फोकस होता है। फोकस कह रहा है कि आओ ना हम बनाएंगे वास्तविक, लेकिन हमरा से शुरू करो, ठीक है। लेकिन अगर आप ऑब्जेक्ट को इसके पहले रख दिए तो ये कह देगा कि अब मेरे हाथ का नहीं है, तुम तो कहाँ रख दिए, फोकस के पहले रख दिए। और वास्तविक कहाँ से बन सकता था, फोकस से, ठीक है। कहाँ से बन सकता था, फोकस से, और आप रख दिए फोकस के पहले, तो वो कैसा बनाएगा, काल्पनिक। तो काल्पनिक बनाएगा जब ऑब्जेक्ट फोकस के पहले होगा, और वास्तविक बाकी सारी स्थितियों में बनाएगा। कहाँ से शुरू करेगा वास्तविक बनाना, फोकस से। तो नोट लिखिए, अवतल दर्पण या अभिसारी दर्पण
को वास्तविक दर्पण भी कहते हैं, जो वास्तविक प्रतिबिंब जो सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, जिसकी प्रारंभिक दूरी कहां से वास्तविक बनाना शुरू करता है? बिल्कुल, कहां से बताइए, कहां से वास्तविक बनाना शुरू करेगा? कौन से बिंदु से? उसका प्रारंभिक बिंदु कौन होगा? जी बिल्कुल बिल्कुल, आंसर दीजिए। कहां से बनाना शुरू करेगा? चलो, कहां से बनाना शुरू करेगा? बिल्कुल फोकस से। तो जिसकी प्रारंभिक बिंदु क्या होती है? फोकस होती है। आपको ध्यान रखना है कि फोकस वो बिंदु होता है किस दर्पण के लिए जो अभिसारी नेचर के है, उसको वास्तविक कहेंगे। वो सभी स्थितियों में वास्तविक प्रतिबिंब बनाएगा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु कहाँ से शुरू होगी? फोकस से। मतलब वास्तविक प्रतिबिंब बनने की प्रारंभिक बिंदु अभिसारी दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ से बनाना शुरू करेगा? फोकस से। लेकिन जब वस्तु फोकस के पहले स्थित होता है, तो उसका काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो कोई भी कहे क्वेश्चन कि हम अभिसारी दर्पण आपको दिए हैं, बताइए इसमें वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ से बनना शुरू होगा? तो आपका आंसर होगा फोकस से। कहेंगे कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनाना हमको अभिसारी दर्पण में, तो आप कहोगे कि काल्पनिक बनाने के लिए आपको एक ही कंडीशन है कि आप ऑब्जेक्ट को फोकस के पहले रखिए, क्योंकि फोकस वो बिंदु हुआ जहां से वास्तविक बनना शुरू हो जाएगा। उसके बाद रखिए, फोकस पर रखिए या फोकस के बाद रखिए, वो सारी स्थिति में वास्तविक बनाएगा। काल्पनिक बनाना है तो आप उसको कहाँ रखिए? फोकस के पहले रखिए। क्लियर है सबको? चलिए, तो अभिसारी वास्तविक दर्पण कहलाता है, सभी स्थितियों में वास्तविक बनाएगा, जिसकी प्रारंभिक बिंदु कहाँ से शुरू होगी? फोकस से। वास्तविक प्रतिबिंब बनने की प्रारंभिक बिंदु फोकस से शुरू होगी। फोकस के पहले रखेंगे तो वो क्या बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। चलिए अगले दर्पण पर चलते हैं, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, या इसको और क्या कहते हैं? अपसारी दर्पण, या एक और नाम इसको ध्यान रखिए, क्या कहेंगे? काल्पनिक दर्पण। तो नाम से ही आपको स्पष्ट होता चला जाएगा, उत्तल, अपसारी या काल्पनिक दर्पण। उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहते हैं। इसका मतलब है ये किरणों को अपसारी, जो फैलाता हो, यानी जब इस दर्पण पर प्रकाश की किरणें आपतित होंगी तो वो किरणों को क्या कर देगा? फैला देगा। जब किरणें फैलेंगी तो वो मिलेंगी नहीं। मिलती है पूर्णतः तो कैसा इमेज बनता है? वास्तविक। और जब नहीं मिलती है तो उसको हम पीछे की ओर मिलाते हैं। ध्यान रखिएगा, हम लोग समतल दर्पण में देखे कि काल्पनिक प्रतिबिंब दर्पण के क्या बन रहा था? पीछे। हम उसको पीछे की ओर मिलाते थे, तो यहाँ भी हम पीछे की ओर मिलाते हैं और उसका कैसा इमेज हमें प्राप्त होता है? काल्पनिक। तो उत्तल किरणों को क्या करेगा? फैलाएगा। फैलाएगा तो वो मिलेगा नहीं, मिलेगा नहीं तो वास्तविक इमेज उसमें बनेगा नहीं। तो उत्तल अपसारी किरणों को फैलाया तो उसे हम क्या करेंगे? पीछे मिलाएंगे और मिलता हुआ वो प्रतीत होगा, तो वो
केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, उत्तल को अपसारी करते हैं। जो भी दर्पण या लेंस अपसारी प्रकृति के होते हैं, अपसारी मतलब उस पर जब आप प्रकाश आपतित कराओगे तो वो किरणों को क्या करेगा, फैला देगा। तो जो किरणें फैलती हैं तो उसमें मिलती नहीं है, और जब मिलती नहीं है तो उसमें वास्तविक बनेगा नहीं। तो उसमें केवल कैसा इमेज बन रहा था, हम उसे पीछे की ओर मिलाते थे और देखते थे दर्पण के पीछे उसका कैसा इमेज बनता था, काल्पनिक इमेज बनता था। तो पहले हम उत्तल को डिफाइन करते हैं। क्या हम डिफाइन किए थे, उत्तल उससे उभरा, जिसका परावर्तक तल उभरा हो उस दर्पण को क्या कहते हैं हम, उत्तल दर्पण। तो कहेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हो तथा आंतरिक सतह कलई किया हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहे, ये एक गोला पूरा था, कांच का खोखला गोला, जिसके सतह को हम क्या किए, काट दिए, और इसके आंतरिक सतह को ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा गोला, इसके सतह को हम काट लिए। ठीक है, अब चूंकि परावर्तक तल उभरा हुआ है तो आंतरिक सतह को क्या कर दिया गया, कलई कर दिया गया। तो ये जो दर्पण बना, इस दर्पण को हम क्या कह दिए, उत्तल दर्पण। ध्यान दीजिए, इसका गोला आप बनाओगे तो किधर बनेगा, इस साइड बनेगा, यानी इसका सेंटर किधर है, जिधर उभरा हुआ सतह है या कलई किया हुआ है। आप देख रहे हो बिल्कुल कि जिसका इसका सेंटर जो है उस तरफ है जिस तरफ क्या किया हुआ है, कलई किया हुआ है। मतलब उत्तल दर्पण बनाने के लिए सेंटर उधर रखना है जिधर की ओर का सतह क्या रहेगा, कलई रहेगा। तो उत्तल दर्पण को और हम डिफाइन कर सकते हैं, वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह केंद्र की ओर नहीं होता है, या वैसा दर्पण जिसका कलई किया हुआ भाग केंद्र की ओर हो, वो भी क्या है, उत्तल दर्पण है। तो यहाँ हम लिख सकते हैं, या वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह किधर है, केंद्र की ओर नहीं, केंद्र से बाहर की ओर, परावर्तक सतह केंद्र से बाहर की ओर, बाहर की ओर हो, या कह सकते हो जिसका केंद्र किसकी तरफ हो, कलई किए हुए भाग की ओर हो, वो भी क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण हो, और हो उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, उत्तल दर्पण उससे उभरा जिसका परावर्तक तल उभरा हो और आंतरिक सतह कलई हो, उत्तल दर्पण कहलाएगा। या जिसका केंद्र कलई किए हुए भाग की ओर हो, या जिसका परावर्तक तल केंद्र से बाहर की ओर हो, वो क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए हम उत्तल को डिफाइन कर लिए। अब देखते हैं इसको अपसारी क्यों कहा गया और काल्पनिक क्यों कहा गया। तो नोट लिखेंगे हम लोग, उत्तल दर्पण पर, देखिए उत्तल दर्पण है जिसका आंतरिक सतह क्या करेंगे, कलई, और परावर्तक तल किधर हो गया, उभरे हुए सतह की ओर। जब इस पर प्रकाश की किरण को क्या कराया जा रहा था, आपतित,
तो ये परावर्तित तो करती थी, लेकिन ये क्या कर रही थी, किरणों को फैला दे रही थी। देखिए प्रकाश की किरण इस दर्पण पर आपतित हुई और ये किरणों को और क्या कर दिया, फैला दिया। ध्यान दीजिए, प्रकाश की किरण इस पर क्या हुई, आपतित हुई और ये किरणों को क्या कर दिया, फैला दिया। फैला दिया तो ये किरणें इधर कहीं मिलेंगी नहीं, इसको हम क्या करते हैं, पीछे की ओर मिलाते हैं। ठीक है, तो आप देखो कि इसमें किरणें मिल नहीं रही हैं बल्कि फैलती हैं, और फैलती हैं तो किरणें पीछे की ओर। ये भी देखिए क्यों फैल रही हैं, चलिए देखते हैं। देखिए ये किरणों को क्यों फैलाया, देख लेते हैं जरा। ये आप प्रकाश की किरण इस पर क्या किए, आपतित कराए। आपतित कराए तो दर्पण का नेचर होता है कि वो किरणों को क्या करती है, परावर्तित करती है। कैसे, तो जितना एंगल बनाते हुए आपतित होती हैं उतना ही एंगल से उसे क्या कर देती हैं, परावर्तित। तो परावर्तित कितना एंगल से करेगा, उसके लिए हम क्या डालेंगे, अभिलंब डालेंगे। ध्यान रखिए अभिलंब कहाँ से गुजरता है, सेंटर से गुजरता है। तो हम यहाँ अभिलंब डाले, कोण हो गया आई। अब जितना कोण बनाते हुए आपतित हुआ उतना ही कोण से क्या हो जाएगा, परावर्तित हो जाएगा। देखिए किरणों को वो फैला दिया। बिल्कुल उसी तरह यहाँ हम आपतित कराएंगे, क्या डालेंगे, अभिलंब, ये कोण हो जाएगा आई। जितना से आपतित हुआ उतना ही से क्या हो जाएगा, फैल जाएगा। देखिए ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है, तो उधर मिलेगा नहीं, इसे हम किधर मिलाएंगे, पीछे की ओर, और यहाँ मिलता हुआ प्रतीत होगा। तो इसी कारण से क्या होता है, ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। और जब किरणें फैलती हैं तो वो मिलेगी कहीं नहीं बल्कि मिलती हुई प्रतीत होगी। और किधर मिलती हुई प्रतीत होती है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा दर्पण के पीछे बनता है। ध्यान रखना, काल्पनिक जब भी हमको मिलता हुआ प्रतीत कराना है तो उसे हमेशा हम किधर की ओर बढ़ाएंगे, दर्पण से पीछे की ओर। ठीक है, तो ये किरणों को फैलाया तो हम इसे दर्पण के पीछे की ओर मिलाए, तो देखिए इस बिंदु पर मिलता हुआ प्रतीत हुआ। ठीक है, यानी ये काल्पनिक रूप से फोकस कर रहा है, ये फोकस नहीं कर रहा है बल्कि फोकस करता हुआ प्रतीत हो रहा है, बल्कि ये किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। ठीक है, तो चूंकि यह काल्पनिक रूप से फोकस कर रहा है, ये किरणों को फैला रहा है, इसलिए फैला रहा है तो अपसारी हो गया। और चूंकि इसमें मिल नहीं रही, मिलती हुई प्रतीत हो रही है, आभास हो रहा है, इसलिए इसे और क्या कहा गया, आभासी दर्पण या काल्पनिक दर्पण। ठीक है, तो इसको हम क्या क्या कर दिए, उत्तल को और क्या कहेंगे आप, काल्पनिक दर्पण या आभासी दर्पण और अपसारी दर्पण। अपसारी क्यों कहे, क्योंकि जब भी प्रकाश हम उत्तल दर्पण पर आपतित कराएंगे वो किरणों को क्या कर देगा, फैला देगा। और काल्पनिक दर्पण क्यों कहे, क्योंकि इसमें किरणें फैल रही हैं, मिलती नहीं है बल्कि मिलती हुई प्रतीत होती हैं, और जब प्रतीत हो रही हैं तो ये काल्पनिक हो गया। क्यों, क्योंकि इसका फोकस क्या है, यहाँ काल्पनिक है, ये काल्पनिक रूप से फोकस कर रहा है। तो नोट लिखेंगे, उत्तल दर्पण किरणों को, उत्तल दर्पण आपतित किरणों को क्या करता है, फैलाता है, जिस कारण इसे अपसारी या काल्पनिक दर्पण कहते हैं। अब चूंकि यह काल्पनिक रूप से मिलता है तो इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेंगे। क्या हो रहा है, इसमें काल्पनिक रूप से मिल रहा है, तो आपको कोई भी पूछे उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आपके दिमाग में आना चाहिए वो उत्तल किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। जिस भी दर्पण, ध्यान दो हम जो बोल रहे हैं उसको समझो, जो भी दर्पण या लेंस अपसारी प्रकृति के होंगे, जो किरणों को फैला देंगे, उसमें किरणें मिलेंगी नहीं, और मिलेंगी नहीं तो उसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनेगा। क्यों, क्योंकि उसमें मिलता हुआ प्रतीत हो रहा है। एकदम क्लियर रखना ताकि आगे फिर कोई डाउट नहीं रहे। अपसारी, हम कहें ओ ये दर्पण अपसारी है, आपके दिमाग में आना चाहिए ओ अपसारी है, किरणों को फैलाएगा,
फैलाएगा मतलब इसमें किरणें मिलेंगी नहीं तो वास्तविक बनेगा नहीं। तो इसमें केवल कैसा इमेज बनेगा, काल्पनिक। कैसा बनेगा, काल्पनिक। तो अगला लिखेंगे, उत्तल दर्पण का फोकस वास्तविक नहीं बल्कि क्या है, कल्पना है, काल्पनिक मिल रहा है। उत्तल दर्पण का फोकस काल्पनिक होता है जबकि अवतल का क्या होता है, वास्तविक। इस कारण उत्तल दर्पण में केवल काल्पनिक प्रतिबिंब प्राप्त होते हैं। इसमें वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो आपको ध्यान रखना है, अवतल और उत्तल, गोलीय दर्पण दो हो गया, अवतल और उत्तल। अवतल को अभिसारी किरणों को मिला रहा है, ठीक है। तो कैसा होगा, वास्तविक फोकस होगा क्योंकि वो रियल में मिला रहा है। तो उसमें कैसा है, वास्तविक फोकस है। वो कैसा इमेज बनाएगा, सारा वास्तविक। केवल एक स्थिति में काल्पनिक बनाएगा जब वस्तु फोकस के पहले रखेंगे। जबकि उत्तल दर्पण अपसारी किरणों को क्या कर रहा है, फैला रहा है। तो उसमें किरणें मिलती हुई प्रतीत होंगी। कब, जब उसे हम दर्पण के पीछे मिलाएंगे। और चूंकि मिलती हुई प्रतीत हो रही है तो वो कल्पना हो गई, काल्पनिक हो गई। उसका फोकस काल्पनिक हो गया, काल्पनिक रूप से फोकस करता हुआ दिख रहा है, ठीक है, किसी एक बिंदु पर। तो उसमें जो इमेज बनेगा वो हमेशा काल्पनिक, उसमें वास्तविक कभी भी इमेज नहीं बनेगा। तो उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु का काल्पनिक बनाता है। उत्तल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, केवल काल्पनिक। ध्यान रखिए, उत्तल दर्पण में कैसा इमेज बनता है, केवल काल्पनिक। जबकि अवतल दोनों तरह का इमेज बनाएगा, वास्तविक भी और काल्पनिक भी। लेकिन वास्तविक वो सभी स्थितियों में बनाता है, सारा स्थिति उसका वास्तविक होता है। कहीं भी पूछे वास्तविक बोलिए, लेकिन एक चीज को छोड़कर, जब वस्तु कहाँ रहेगा, फोकस के पहले। अगर आप देखो कि वस्तु को कह रहा है फोकस के पहले, तो कह देंगे काल्पनिक बनेगा। फोकस पर रख दो, फोकस के बाद रख दो, कहीं रख दो, सारे में क्या बनाएगा, वास्तविक बनाएगा। क्लियर हो गया है, चलिए। अब चलते हैं, दर्पण 2 हो गया। कौन कौन बाबू आपका, अवतल, जिसको और क्या कहें, अभिसारी, और क्या कहें, वास्तविक। एकदम नाम से ध्यान रखो ताकि आपको पता रहे कि कैसा प्रॉपर्टी होगा इसका। उत्तल, जिसका और नाम हो गया बाबू अपसारी, और नाम हो गया बाबू काल्पनिक दर्पण। ये दोनों तरह का इमेज बनाएगा, लेकिन ज्यादा कैसा इमेज बनाएगा, वास्तविक। वास्तविक भी बनाएगा और काल्पनिक। इसका प्रॉपर्टी काल्पनिक होता नहीं है, लेकिन हम बोल चुके कि वास्तविक बनाने की न्यूनतम दूरी क्या होती है, फोकस। कहाँ से वास्तविक बनाना शुरू करता है, फोकस से। जब वस्तु कहाँ से वास्तविक बनाना शुरू करेगा, फोकस से। लेकिन काल्पनिक केवल कब बनाएगा, जब वस्तु फोकस के पहले रहेगा। अगर पहले नहीं है तो वो वास्तविक बनाएगा। फोकस के पहले है, क्या बनाएगा, काल्पनिक बनाएगा। आप लोग जरा बताइए, हम कहेंगे कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, ऐसा दीजिएगा। अवतल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और ऑब्जेक्ट को, वस्तु को 15 सेंटीमीटर पर रखा जा रहा है। तो बताइए ये कैसा इमेज बनाएगा, आंसर दो। क्या हम बोले कि फोकस 20 सेंटीमीटर है अवतल का
और वस्तु को रखा जा रहा है 15 सेंटीमीटर पर। आपको देखना है वस्तु फोकस पर है, फोकस के बाद है या फोकस से पहले है। फोकस दूरी 20 है और वस्तु को रखा गया है 15 पर। तो बताइए कैसा इमेज बनाएगा? आंसर दो जल्दी फटाफट। बिल्कुल, देखिए फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है और वस्तु को रखा गया 15 पर, मतलब 20 से छोटा है 15, मतलब वस्तु फोकस के पहले है। नहीं, वस्तु फोकस के पहले जब रहेगा तो कैसा बनाएगा? काल्पनिक। बिल्कुल, आप लोग सही बता रहे हैं। ठीक है, कैसा बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। तो जब वस्तु फोकस के पहले होता है काल्पनिक। अगर यही ऐसा देता कि फोकस 20 है और वस्तु को भी 20 पर रखा गया, तो आप देख रहे हैं वस्तु की फोकस दूरी भी 20, अब दर्पण की फोकस दूरी भी 20 है और वस्तु को भी 20 पर रख दिया गया, माने वस्तु फोकस पर है। और जब फोकस पर है तो कैसा बनाएगा? वास्तविक। या आपको कह दे कि फोकस 20 है और वस्तु को 25 पर या 30 पर या 40 पर या डॉट 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 इनफाइनाइट पर, मतलब देखिए फोकस दूरी 20 है और वस्तु को 25 माने 20 से अधिक दूरी पर रखा गया, माने फोकस के बाद रखा गया, या 30 पर या 40 पर या डॉट डॉट डॉट, मतलब फोकस के बाद हम रख रहे हैं। तो फोकस या फोकस के बाद रखिए, कैसा बनाएगा? वास्तविक। काल्पनिक केवल तब बनाएगा जब वस्तु फोकस के पहले हुआ। ठीक है, जबकि उत्तल केवल कैसा इमेज बनाता है? केवल काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। अब कहीं भी रखिए वस्तु को, वो केवल क्या बनाएगा? काल्पनिक बनाएगा। क्लियर हो गया है सबका? चलो अब जबकि गोलीय दर्पण है तो इससे संबंधित बहुत सारे परिभाषाएं हैं, बहुत सारे पॉइंट्स हैं। जरा हम उस पॉइंट्स को समझ लेते हैं। तो दर्पण से संबंधित, गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं some important definitions related to a spherical mirror। क्या लिखे? सम इम्पोर्टेंट डिफिनीशंस, कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं, रिलेटेड संबंधित, किससे जो संबंधित है? गोलीय दर्पण से। तो गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं हैं, कुछ बिंदुएं हैं, जरा उसको समझ लेते हैं। जिसमें पहला बिंदु होता है आपका ध्रुव, पोल जिसे कहते हैं। दूसरा वक्रता केंद्र, कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। तीसरा प्रधान अक्ष, या इसी को और कहते हैं मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। चौथा वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर। कर्वेचर मतलब होता है वक्रता, रेडियस मतलब त्रिज्या। पांचवा फोकस, लोग का डिफिनेशन हम लोग जानेंगे क्या है, कौन? फोकस दूरी,
और द्वारक अपर्चर। ठीक है, तो गोलीय दर्पण से संबंधित ये सब परिभाषाएं हैं, कुछ बिंदुएं हैं जिसको हम समझेंगे। ध्रुव क्या है, वक्रता केंद्र क्या है, प्रधान अक्ष क्या है, वक्रता त्रिज्या क्या है, फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है और द्वारक क्या है। चलिए कुछ पॉइंट्स को आज समझते हैं, कुछ पॉइंट्स को अगले क्लास में समझेंगे हम लोग। ठीक है, ध्रुव देखिए क्या है, तो ध्रुव समझते चलना, पहले समझा देते हैं उसके बाद हम लिखाएंगे। ठीक है, तो ध्रुव क्या है, तो दर्पण का मध्य बिंदु, दर्पण कोई भी दर्पण चाहे वो उत्तल हो या अवतल हो, दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। दर्पण का मध्य बिंदु क्या कहलाता है, ध्रुव कहलाता है। ठीक है, इस पॉइंट का क्या उपयोग होता है दर्पण में, क्यों हम इस पॉइंट को लोकेट करते हैं दर्पण पर, क्यों दर्शाते हैं। ध्यान दीजिए, दर्पण का ध्रुव क्या है, दर्पण का मध्य बिंदु है। ये आपका दर्पण है, तो इसका जो मिडिल पॉइंट है, मध्य बिंदु है, उसे हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इस पॉइंट को हम किस लिए लोकेट करते हैं, तो ये जो पॉइंट होता है वो मूल बिंदु होता है दर्पण की। इस बिंदु को क्या कहते हैं, ध्रुव बिंदु को दर्पण का मूल बिंदु, मतलब वो बिंदु जहां से दर्पण की सभी दूरियां, क्या हम बोल रहे हैं, दूरियां, ऊंचाई नहीं बाबू, सभी दूरियां, ऊंचाई नहीं मापते हैं ध्रुव से, का क्या मापा जाता है, दूरियां। तो दर्पण ध्रुव दर्पण का वो बिंदु होता है जहां से सभी दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, तो हम कहेंगे कि ध्रुव बिंदु क्यों लोकेट करते हैं, क्योंकि आपको कह देगा कि वस्तु को रखिए 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, तो आप डिस्टेंस कहाँ से मापना शुरू करोगे, ध्रुव से। यहाँ से स्केल रखोगे और 20 सेंटीमीटर की दूरी पर आप दिखा दोगे, ऑब्जेक्ट को दिखा दोगे। ठीक है, तो ध्रुव दर्पण का वो बिंदु होता है जहां से दर्पण की सभी दूरियों को मापा जाता है। ठीक है, ध्रुव दर्पण का वो बिंदु होता है जहां से दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती है। और ये होता कहाँ है, तो ये दर्पण का मध्य में होता है, दर्पण के मध्य बिंदु को कहते हैं। ठीक है, आइए वक्रता केंद्र क्या है। देखो बाबू, जो गोलीय दर्पण आप बनाए वो किससे बनाए, गोला से बनाए, और गोला का क्या होता है, एक केंद्र होता है। जब पूरा गोला था तो इसको सिंपल हम केंद्र कह रहे थे, लेकिन जब हम इसी को काट लिए तो ये पूरा गोला ना बनकर एक क्या बन गया, वक्र दिख रहा है। अब पूरा गोला ना दिखकर क्या दिख रहा है, वक्र दिख रहा है। तो इस वक्र के केंद्र को हम क्या कर दिए, अब इसका नाम केंद्र ना बोलकर क्या दे दिए, वक्रता केंद्र दे दिए। तो पूरा गोला था तो केंद्र बोल रहे थे, काट गया तो अब जो दिख रहा है वो आपको क्या दिख रहा है, वक्र दिख रहा है। तो इसी केंद्र का नाम पड़ गया वक्रता केंद्र। क्या नाम पड़ गया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र क्या है, वही केंद्र है जो किसका था, गोला का। तो हम क्या कहेंगे, जिससे क्या बनाए, हम एक दर्पण बनाए। तो कहेंगे गोलीय दर्पण जो हम बनाए वो किससे बनाए, एक खोखले गोले का एक भाग था, गोलीय दर्पण गोला का एक भाग था, उसी के केंद्र का क्या नाम पड़ गया, वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र को डिफाइन करेंगे, गोलीय दर्पण वक्रता केंद्र को कैसे डिफाइन करेंगे, गोलीय दर्पण जो है वो किसी खोखले गोले का एक क्या है, भाग है। उसी खोखले गोले के केंद्र को क्या कहा जाता है, वक्रता केंद्र कहा जाता है। अब आइए कि ये बिंदु क्यों दर्शाया गया, जैसे ध्रुव को क्यों दर्शाया गया, अब हम वक्रता केंद्र को क्यों दर्शाते हैं। तो ध्यान रखना है बाबू, वक्रता केंद्र जो होता है वो बिंदु होता है जहां से कोई प्रकाश की किरण दर्पण पर जब आप आपतित कराओगे तो ये सभी प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत होगा। ध्यान रखिए, केंद्र वो बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होती है।
केंद्र वो बिंदु होता है जहां से प्रकाश की किरण दर्पण पर लंबवत आपतित होता है, यानी लंबवत होता है। केंद्र दर्पण पर क्या होता है? लंब होता है। इसीलिए लंब का काम हमको चाहिए, क्योंकि दर्पण के में परावर्तन दिखाने के लिए हम क्या डालते हैं? अभिलंब डालते हैं। तो जब भी आप अभिलंब डालोगे तो वो कहाँ से डालोगे? केंद्र से। क्यों? क्योंकि केंद्र दर्पण पर क्या है? लंब है। तो हमको अभिलंब डालना होगा, तो कहाँ से डालेंगे? केंद्र से। तो वक्रता केंद्र क्या है? दर्पण पर लंब होता है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरणें या रेखा दर्पण पर क्या होती है? लंब होती है। इसलिए वक्रता केंद्र अभिलंब की तरह क्या करता है? काम करता है। वक्रता केंद्र किसकी तरह? अभिलंब की तरह कार्य करता है। ठीक है, तो जब भी हमको अभिलंब डालना है, आप कहाँ से डालोगे? वक्रता केंद्र से। क्लियर हो गया है? आइए आगे प्रधान अक्ष जानते हैं। प्रधान अक्ष क्या होता है? तो ये आपका दर्पण था, ये पोल था, ये सेंटर था। तो दर्पण के ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरने वाली रेखा को, दर्पण के ध्रुव और केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष कहा जाता है। ध्यान से देखिए, पहले हम बताए ध्रुव वो बिंदु जहां से, वह ध्रुव क्या है? दर्पण का मध्य बिंदु है। ध्रुव का उपयोग किस रूप में करते हैं? तो मूल बिंदु के रूप में, जहां से दर्पण की सभी दूरियां मापी जाती हैं। चलिए उसके बाद हम लोग वक्रता केंद्र जाने। वक्रता केंद्र क्या है? तो जो आप दर्पण बनाए हैं, गोलीय दर्पण, वो गोला का एक पार्ट था, पूरा गोला था तो केंद्र था, और इसी को काट कर हम जब एक भाग लिए तो उसका नाम हम क्या दे दिए? वक्रता केंद्र। क्या उपयोग है वक्रता केंद्र बिंदु का? तो वक्रता केंद्र से जाने वाली रेखाएं दर्पण पर लंब होती है। इसीलिए वक्रता केंद्र से जब भी हमको नॉर्मल डालना होगा, अभिलंब डालना होगा, तो हम कहाँ से डालेंगे? वक्रता केंद्र से डालेंगे। प्रधान अक्ष क्या हुआ? दर्पण के ध्रुव बिंदु और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहते हैं? उसका प्रधान अक्ष कहते हैं। अक्ष माने लाइन, एक्सिस। वो एक्सिस कहाँ से गुजर रहा है? दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजर रहा है। तो दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को क्या कहा जाता है? प्रधान अक्ष। इसका क्यों लेते हैं? ये लाइन हम क्यों लेते हैं? ये लाइन हम क्यों दर्शाते हैं? ठीक है, तो जब भी प्रधान अक्ष क्या है बाबू? प्रधान अक्ष पर ही हम सारे बिंदुओं को दर्शाते हैं। आप ध्यान रखना, आपको वस्तु रखना है तो इसी लाइन पर रखना, आपको प्रतिबिंब बनाना है इसी लाइन पर बनाना है, आपको फोकस दर्शाना है इसी बिंदु पर दर्शाना है, आपको केंद्र बिंदु दर्शाना है इसी बिंदु पर। मतलब जितनी भी बिंदुएं दर्पण से रिलेटेड आप दर्शाओगे, चाहे वो वस्तु हो, प्रतिबिंब हो, फोकस हो, केंद्र हो, ध्रुव हो, वो सब इसी लाइन पर होता है। वस्तु हम दर्शाएंगे इसी लाइन पर, प्रतिबिंब हम दर्शाएंगे इसी लाइन पर, ठीक है, फोकस दर्शाएंगे इसी लाइन पर। तो प्रधान अक्ष वो रेखा होती है जिस पर दर्पण के सभी बिंदुओं को क्या किया जाता है? दर्शाया जाता है। क्लियर है? दर्पण का प्रधान अक्ष वो रेखा होता है जो दर्पण के ध्रुव और केंद्र से होकर गुजरती है, और ये अक्ष इसलिए हम दर्शाते हैं क्योंकि इसी अक्ष पर वस्तु, प्रतिबिंब, सेंटर, पोल जो भी बिंदु रिलेटेड है किससे? दर्पण से, उन सब को इसी लाइन पर दर्शाया जाता है। अब आइए वक्रता त्रिज्या जानते हैं। देखो बाबू, वक्रता त्रिज्या, वक्रता मतलब वक्र सतह, ठीक है, लेकिन इसी को पूरा गोला आप बनाओगे तो ये पूरा गोला है, और गोला के केंद्र से सतह की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसी को काट कर देखिए, ध्यान दीजिए, ये आपका पूरा गोला, तो ये सेंटर, और ये क्या कहलाया? त्रिज्या। अब हम इसको काट लिए तो आपको क्या दिख रहा है? पूरा गोला नहीं बल्कि क्या दिख रहा है? वक्र दिख रहा है। क्या दिख रहा है? एक वक्र दिख रहा है। तो ये वक्र का त्रिज्या है, इसलिए इसको हम क्या नाम दिए? वक्रता त्रिज्या। तो ये वक्रता त्रिज्या कहाँ से कहाँ की दूरी हो गई? तो दर्पण के केंद्र बिंदु और ध्रुव बिंदु, दर्पण के वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या करते हैं? वक्रता त्रिज्या। फिर से हम क्लियर कर रहे हैं, दूरी जब भी मापना है कहाँ से मापेंगे? ध्रुव से। हमको क्या है? वक्रता त्रिज्या। त्रिज्या कहाँ तक की दूरी होती है? सेंटर तक की। तो दर्पण के ध्रुव से
केंद्र बिंदु के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है? वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। दर्पण के ध्रुव से दूरी जब भी मापेंगे ध्रुव से, और कहाँ का दूरी मापना हमको? त्रिज्या है। त्रिज्या कहाँ तक की दूरी होती है? केंद्र तक की दूरी होती है। तो ध्रुव से केंद्र तक की दूरी को क्या कहा गया? वक्रता त्रिज्या कहा गया। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इन सभी पॉइंट्स को हम अब फोकस क्या है, फोकस दूरी क्या है, द्वारक क्या है, इन सबको हम बताएंगे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो आप लोग पढ़ते रहो, सारे पॉइंट्स को हम लिखाएंगे। यहाँ तक क्लियर है आप लोग का? तो चलिए आज की क्लास हम यहीं तक समाप्त करते हैं। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए। थैंक यू।